सो मेरा इसलिए आज मोटो था कि हम पेरेंट्स आपस में बैठ के रेगुलर डिस्कस किया करेंगे। जब भी हमें मौका लगेगा हम इकट्ठे बात किया करेंगे। मुझे लगता है कि वो हमारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो पहले तो मैं आज अपनी ही शेयर करता हूँ। ये जो मैं आज आप लोगों के साथ में बोल पा रहा हूँ, मेरा ऐसा ना तो कोई किरदार है, ना मैं ऐसी चीज़ें कर सकता था। मैं तो अपने स्कूल में मैं आज याद कर रहा था कि मैं एक बार अच्छे नंबर ले लिए, मुझे वो स्टेज पे चढ़ा रहे हैं तो मैं स्टेज पे चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे को मैं स्टेज पे नहीं चढ़ना, मेरे को यहीं दे दो अवार्ड, क्योंकि मेरा इतना फोबिया था, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता था। एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ टोटल छोटा सा घर में स्कूल था। मेरा ना तो ऐसा कोई लेवल था, ना मैं कोई ऐसा कोई डॉक्टर हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ समझा पाऊँ। बस मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे मुझे ये समझ आ गया, ये 100% है। मैं अभी इनसे भी बात कर रहा था, ये मुझे समझ आ गया कि मेरे बच्चे के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता इस पूरी दुनिया में। जब मुझसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता, फिर मैं ही क्यों नहीं वो एजुकेटर, या मैं ही वो क्यों नहीं जिससे मेरे पैसे भी बचें, मेरा टाइम भी सेव हो, मैं चीज़ें भी खुद उतने बेटर तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ कोई प्रोफेशनल कमी छोड़ रहा है, पर मैं यहाँ ये समझ रहा हूँ कि अगर एक प्रोफेशनल 100% कर सकता है ना, तो जब मदर करेगी ना तो वो 1000% कर सकती है, क्योंकि वो उसे जॉब समझ के नहीं करेगी। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कशन हम रेगुलर करें, ताकि वो मदर इतनी एजुकेटर बन जाए कि उसे इन प्रोफेशनल्स पे रेगुलर डिपेंड ना होना पड़े। हम इनसे टाइम टू टाइम चीज़ें सीखें, ये हमें सिखाने के लिए रेडी हैं। देखो कई बार हमारी ना, जैसे आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे टीम से भी डिस्कशन होती है। टीम बताती है कि सर इस बच्चे में इतना चेंज है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। और कई बार पेरेंट यहाँ पे जाके ऋचा मैम से या इन टीम से डिस्कस करते हैं, वो बताते भी हैं कि वो बच्चा भी जी 1 महीने पहले आया था, उस बच्चे के ये टास्क क्लियर हो गए, मेरे के क्यों नहीं हुए। वो तब ये कहते हैं कि मतलब मेरी टीम भी वही है, मेरा इंफ्रा भी वही है, हमारी डेडिकेशन भी वही है। बस यहाँ है कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अपनी। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा समय लेता है, पर उस टाइम पे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कम काम तो नहीं हुआ। सो ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ बहुत पुराने पेरेंट्स अभी बैठे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से, कुछ टाइम से 6 महीने से या 7 महीने से आ रहे हैं। बच्चों में चेंज आ रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, पर किसी में बहुत जल्दी आ जाते हैं और किसी में थोड़े स्लोली आते हैं, क्योंकि उसकी हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। बट मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट थोड़े और फास्ट हो सकते हैं जब आप पूरे एजुकेटर बन जाओ, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वो 1 या 1.5 घंटा होता है या 2 घंटे होता है, और वो एजुकेटर बनाने के लिए हमारी ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, रेगुलर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों को जो जो चैलेंज आते हैं आप हमसे डिस्कस करो। आज ये सामने बैठे हैं, मैं भी आप लोगों के साथ बैठा हूँ, बल्कि मैं भी इनसे कुछ पूछूंगा मुझे जो रिक्वायर्ड है। तो आप बताओ कि आपको कौन सा चैलेंज है जो आप कई बार कहते हो कि हम मिस कर गए, मेरा पीएमटी में नहीं क्लियर हुआ या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आज हम इनसे वो डिस्कस करते हैं। पहले तो कलर रिकॉग्नाइज, इवन दो कि सिंगल कलर भी नहीं हो रहा, मैं उन्होंने रास्ते जाने नहीं दिखाऊंगी, सारा ट्रीज है, ट्रीज उन्होंने पता है ट्रीज में मैं कहूँगी ग्रीन कलर दे ट्रीज जब मैं मोरे रखूँगी 3 या 4 कलर रखूँगी, सारा ट्रीज का कलर केड़ा कुछ। रेड और येलो आर द 2 बेसिक कलर्स जहाँ से डिस्टिंक्शन शुरू होती है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन को प्राइमरी कलर्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि दे आर वेरी इजीली डिस्टिंक्टिबल। तो हम जब शुरू करते हैं, हमारी पहले अप्रोच रेड और येलो से आती है। अगर आप इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ऑलमोस्ट हमारे सबके बच्चे स्कूल बस में जाते हैं। आपके सबके बच्चों की स्कूल बस येलो कलर की ही क्यों? वाई नॉट एनी अदर कलर? कभी सोचा? Not only in India, also in the foreign countries, because yellow is the most distinctible color जो किसी भी environment से अलग खड़ा होता है। So we have chosen yellow। बच्चे हैं तो कोई गाड़ी आ रही है, कोई vehicle आ रहा है, they can see yellow bus means school bus। So उसकी जगह मुझे थोड़ा और precautionary चलना है। So yellow और red का distinction मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। Scientifically why we start with red and yellow। तो पहले वी हैव मिस्ड रेड एंड येलो। सेकंड आ गया जब आपने उसको कलर कंसेप्ट देना है। जब भी कंसेप्चुअल लर्निंग देनी है, देयर इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे को बिठाएं और उसके दिमाग में कंसेप्ट दें। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में रैंडम ऑब्जेक्ट्स इज़ द लेटर स्टेज, जब उसका कंसेप्ट पक्का हो चुका है। अभी उसका कंसेप्ट पक्का नहीं हुआ है तो वो उसको जनरलाइज नहीं कर पाते। जिस हाइट ते ओदी एज दे बच्चे नहीं चढ़ सकते, वो बड़ी आराम लगे चढ़ सकता है, और पतली जी दीवार से भी इन्नी जगह से भी वो
ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਦਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ जी, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ। डर खत्म करना एक अच्छी चीज है, पर डर का पता होना भी जरूरी है। हमारे बच्चों में, ASD के बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है इन्हें दर्द का भी नहीं पता चलता और डर का भी नहीं पता चलता। यहां उल्टा है, पहले संयम को डर का पता ही नहीं चलता था, आगे से क्या आ रहा है वो तो चलता रहता था। अब उसे डर का पता चलना शुरू हो गया कि आगे से कोई आ रहा है तो वो क्या हो रहा है। कई बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये अभी लाइव मैं तभी कह रहा हूं कि हम जब रेगुलर डिस्कस करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमें हल मिलेंगी। ये अभी रिसेंटली 3 दिन पहले संयम साइकिल से गिरा है, उसे चोट लगी है। वो पहले बताता था पर अब उसको समझ आ गया कि मुझे कैसे है। वो बता रहा है, वो पूरा नहीं बोल पा रहा कि पापा मुझे चोट लगी है। वो मुझे आके क्या कहता है, मुझे आके अंदर आके क्या बता रहा है, पापा उइस, पापा उइस उइस। मतलब मैं क्या है, वो कई बार ऐसा कुछ करता है, कई बार मुझे पिंच करता है या कई बार वो मुझे हिट कर देता था, तो मैं उसे बताता था कि उइस मुझे चोट लगी है, तुमने ऐसे करा है तो मुझे दर्द हुई है। तो उसे उइस वर्ड का मतलब अब पता है कि उइस कुछ लगने पे हो रहा है। तो वो मुझे अंदर आके बोल रहा है पापा उइस। सो वो डर, हमें डर नहीं खत्म करना, हमें उसकी हाइपर एक्टिविटी को खत्म करना है, उसे चैनलाइज करना है, उस स्पोर्ट्स को बढ़ाना है। पर उस स्पोर्ट्स को डायरेक्टली ऐसे नहीं बढ़ाना कि कल को वो किसी भी तरीके से कहीं भी चढ़ जाए। हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कई बार हम वेट जैकेट पहनाते हैं, वेट कफ पहनाते हैं, सो उसको अलग अलग चीज़ों को पुल करवाते हैं, जैसे टायर को या इन चीज़ों को। वो उसकी हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि बॉडी का जोर लग रहा है, बॉडी थकेगी तो वो काम होगा तो वो बैठेगा। क्योंकि जब तक मेरे में एनर्जी इतनी है मैं बैठ ही नहीं रहा, मेरी एनर्जी चैनलाइज ही नहीं हो रही है, तो मैं उसे कैसे बिठा पाऊंगा। सो वो एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है, पर वो ऐसी नहीं करनी है कि उसको उसका हार्म हो जाए। सो हमें एनर्जी को चैनलाइज जरूर करना है, कंटिन्यू रखना है, स्पोर्ट्स जरूर कराना है, पर वो डर अभी नहीं, पहले डर का पता लगना जरूरी है, तब डर खत्म होना जरूरी है। खत्म करने से पहले डर का पता होना जरूरी है। हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपके अपने बच्चे के लिए हम आपसे मांग रहे हैं कि वो सपोर्ट हमें जरूर दें ताकि हम उस रिजल्ट को जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, मैक्सिमम लोगों को ना इसके लिए अवेयर करते जाओ। अभी तक भी ना सोसाइटी को इसकी अवेयरनेस नहीं है। बहुत पेरेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको ऑटिज्म वो पहली बार सुन रहे हैं, और उनको आप देखो वो बहुत एजुकेटेड पीपल हैं, कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने ऑटिज्म पहली बार सुना। तो इसीलिए कई बार कहता हूँ कि कुछ जो वीडियोस होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चीज़ें होती हैं, लोगों तक हम शेयर करें। पर बहुत सारे पेरेंट्स ना उसमें भी हिचकते हैं कि यार ऐसे करने से कहीं मेरा बच्चा लेबल ना हो जाए। नहीं होगा। अगर मैं ऐसे सोचता तो फिर आज हम लोग ऐसे इकट्ठे कहाँ होते। सो 2 ही चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो आप अपने बच्चे पे जो हम कर रहे हैं पूरा कोऑर्डिनेशन बिठाएं, और दूसरा हम और लोगों को इसके लिए समझाना कोशिश करें। सो अगर हम ये करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे अगले रास्ते और इजी होते जाएंगे। सो ये प्रोग्राम हम रेगुलर और फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ाते रहें। ठीक है जी। सो एनीथिंग एल्स, किसी का कोई और क्वेश्चन है, कुछ और कोई पूछना चाहते हैं? सो थैंक यू सबका हमें समय देने के लिए। फिर रेगुलर हम इस पर कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है।